कहानी शुरू होती है जब इंसोंग और पार्क एक जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन घबराहट में इंसोंग की शर्ट का बटन सीधा इंटरव्यू लेने वाले के चेहरे पर जा लगता है, जिससे माहौल बहुत ही शर्मनाक हो जाता है। इंटरव्यू से पहले उसकी माँ का फोन आता है, जो पूछती है कि क्या उसने आज सीवीड सूप पिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन ये सूप पीना अपशगुन होता है। इंसोंग इसे एक पुरानी मान्यता मानकर हंसकर टाल देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उस पर कॉफी गिर जाती है। वो गुस्से में होता है, लेकिन सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की को देखकर चुप हो जाता है। वो लड़की उसे वॉशरूम ले जाती है और अपने कपड़े उसे दे देती है ताकि वो इंटरव्यू अटेंड कर सके। जब इंसोंग पूछता है कि कपड़े कैसे लौटाए, तब तक लड़की वहाँ से जा चुकी होती है। इंटरव्यू में उसके अजीब कपड़े और घबराहट की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास न डिग्री होती है न अनुभव। बेरोजगारी के कारण मकान मालिक भी उसे निकालने की धमकी दे देता है। उधर वो लड़की यांग सियोन एक टेक कंपनी के सीईओ किम सुनजू की सेक्रेटरी होती है। किम सुनजू एआई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होता है और अपने सारे काम स्मार्ट असिस्टेंट से करता है। जहां उसकी कंपनी भविष्य की एआई बना रही होती है, वहीं सियोन की जिंदगी परेशानियों से भरी होती है। हर दिन ऑफिस के बाद वो पकड़कर हॉस्पिटल जाती है अपनी बीमार माँ की देखभाल करने। माँ के इलाज के लिए उसने 50 मिलियन वॉन का कर्ज लिया होता है और अब उधार देने वाले उसे धमकाते हैं कि अगर पैसे नहीं है तो कोरियन बेच दे। एक कलेक्टर उसे एक क्लब ले जाता है, लेकिन वहाँ की मैडम कहती है कि ये काम उसके लायक नहीं। मजबूरी में वो फिर से अपनी सेक्रेटरी की नौकरी पर लौट आती है। अगले दिन इंसोंग अपने गांव जाता है और किम सुनजू की कंपनी का एक हाईटेक स्पीकर अपने माता पिता के लिए लाता है। पहले तो वे गुस्सा होते हैं, लेकिन जैसे ही स्पीकर से म्यूजिक बजता है दोनों नाचने लगते हैं। इसी बीच किम सुनजू बड़ी मुसीबत में होता है। उसकी टेक्नोलॉजी बाकी एआई कंपनियों के लिए खतरा बन जाती है। एक रात जब वो घर लौट रहा होता है तो एक ट्रक उसका पीछा करता है और एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो अब एक स्मार्टफोन में कैद हो चुका है। वो फोन का कैमरा और सोशल मीडिया ऐप खोलकर एक पोस्ट करता है कि वो अब स्मार्ट डिवाइस में फंस गया है और उसकी बैटरी सिर्फ 15% बची है। लोग इसे मजाक समझते हैं। अगली सुबह जब बैटरी 3% रह जाती है, इंसान अपने बचपन की यादों में खोकर पहाड़ी इलाके में घूम रहा होता है। तभी एक सांप उसके पैर में काट लेता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। उसी वक्त उसका स्मार्टफोन खुद ही इमरजेंसी कॉल करता है। होश आने पर डॉक्टर बताता है कि वो सांप जहरीला नहीं था, वो बस डर की वजह से बेहोश हुआ था। नर्स उसे एक फोन देती है जो उसे बेहोशी वाली जगह से मिला था। घर लौटकर जब वो फोन चार्ज करता है तो पहले पासवर्ड मांगता है, लेकिन फिर खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। फोन के अंदर मौजूद किम सुनजू उसे बात करता है और उसे अपना बैंक अकाउंट दिखाता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। किम सुनजू इंसोंग को एक डील देता है, अगर वो कुछ समय के लिए कंपनी का सीईओ बनकर उसे एक्सीडेंट की सच्चाई का पता लगाए तो उसे 1 बिलियन वॉन मिलेंगे। शुरुआत में इंसोंग को लगता है कि ये सब एक स्कैम है, लेकिन जैसे ही उसके फोन में सच में 1 बिलियन वॉन क्रेडिट होता है, वो हैरान रह जाता है और यकीन कर लेता है। किम सुनजू तुरंत कंपनी को इसकी जानकारी देता है और इंसोंग को अस्थायी सीईओ घोषित कर देता है। जब इंसोंग के माता पिता को ये खबर मिलती है तो उसकी माँ उसे गले लगाकर गर्व महसूस करती है। अगले दिन इंसोंग सियोल की तरफ निकलता है और अपने पेरेंट्स के अकाउंट में 50 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर देता है, ये कहकर कि ये पुराने घर का किराया रिफंड है। सियोल पहुंचते ही किम सुन जो उसे एक शॉपिंग मॉल भेजता है, जहां वो एक सूट खरीदता है, लेकिन जब वो बेल्ट का प्राइस टैग देखता है 5,30,000 वॉन और पूरे सूट का 53 लाख वॉन, तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी किम सुन जो उसे अपना ब्लैक कार्ड थमा देता है और कहता है कि अब बेफिक्र होकर शॉपिंग करो। इसके बाद इंसोंग एक 5 स्टार होटल में रिलैक्स करता है, बबल बाथ लेता है और लग्जरी डिनर ऑर्डर करता है। जब वो किम सुनजू से पूछता है कि क्या उसे भूख नहीं लगती, तो वो जवाब देता है, अब न मैं खाता हूँ न सोता हूँ, मुझे बस पावर रिचार्ज करनी होती है। किम सुनजू अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीडेंट से 1 हफ्ते पहले की कोई भी बात उसे याद नहीं आती। जब वो अपने फोन का जीपीएस चेक करता है तो पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले वो वॉन ड्रंग ग्रुप के चेयरमैन से मिलने जा रहा था और एक कैंप साइट की ओर था। ये वही जगह है जहाँ इनों को उसका फोन मिला था। अब इनों का नया मिशन है उस रात क्या हुआ था किसका पता लगाना, ताकि किम सुनजू अपनी असली पहचान वापस पा सके। अगले दिन जब इंसोंग होटल से निकलता है तो किम सुनजू उसे कहता है कि अपने फोन का कवर हटा दो ताकि कोई उसे पहचान न सके। रास्ते में चलते हुए किम सुनजू उसे अपनी कंपनी की पावर पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। वॉन ड्रंग ग्रुप का टेम्पररी चेयरमैन ओमी अपने अंकल ओ यंगन को हटाकर एक सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, लेकिन ओ यंगन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने कंपनी में अपने जासूस गो चांग वुक को नियुक्त किया है।
जब इंसोंग कंपनी पहुंचता है तो सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स पहले से ही एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। इंसोंग खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है और सबको कैजुअली ग्रीट करता है, लेकिन वो सिर्फ 2 लोगों को अंदर बुलाता है। पहला गो चंग वुक, जिसने उसे पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था, और दूसरा जंग सियोन, जिसने उस पर कॉफी गिरा दी थी। जब वो सीईओ ऑफिस में जाता है और अपने नाम की नेम प्लेट देखता है तो खुशी से सुअर जैसी हंसी हंसने लगता है। उसका सपना सच हो गया था। इसके बाद वो गो चंग वुक से मिलता है, जो तुरंत माफी मांगता है कि उसने पहले उसे पहचाना नहीं। फिर गो पूछता है कि वो अपनी सेक्रेटरी को कब बदलेगा, क्योंकि नए सीईओ अक्सर नए असिस्टेंट लाते हैं। इंसोंग किम सुंजू से पूछता है कि क्या सेक्रेटरी को बदलना चाहिए, लेकिन किम सुंजू कहता है कि जंग सियोन बहुत भरोसेमंद है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। उधर इंसोंग जब बाथरूम से बाहर आता है तो गलियारे में रखे टूल से टकरा जाता है। तभी एक आदमी क्लीनर को डांटने लगता है कि उसने अपना काम ढंग से नहीं किया। इंसोंग क्लियर करता है कि गलती उसकी है क्योंकि वो अपने फोन में बिजी था, लेकिन वो आदमी क्लीनर को ही दोष देता रहता है। तभी इंसोंग को अपनी पुरानी नौकरी की याद आती है, जब उसका बॉस भी उसे ऐसे ही डांटा करता था। ये सोचकर वो उस आदमी से बहस करने लगता है, मगर वो आदमी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तभी सियान वहाँ आती है और इंसोंग की पहचान कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पर बताता है। उसी वजह से इंसोंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो ऑफिस चला जाता है। जैसे ही सियान ने इंसोंग को एक फाइल पकड़ाई जो गो चंग वू ने भेजी थी, जिसमें नए सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, इंसोंग आग बबूला हो गया। उसे वो सेक्रेटरी बदलने का कोई इरादा ही नहीं था और गो चंग वू ने बिना उसकी इजाजत के इतना बड़ा फैसला कर भी कैसे लिया। गुस्से में पगलाकर इंसोंग सीधा गो चंग वू के पास गया और उसे साफ साफ कह दिया, जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक सेक्रेटरी नहीं बदलेगा। इधर सियान की हालत खराब थी। उसने हाई इंटरेस्ट लोन लिया हुआ था और अब लोन शार्क्स दफ्तर तक आकर धमका रहे थे। हालात को संभालने के लिए सियान ने नोटों की मोटी गड्डी को एक कोने में फेंका, मगर लोन शार्क्स ने 50 मिलियन के ब्याज समेत पैसे मांगे। उधर गो चंग वू ने अपने सीनियर गुजांगन को कॉल किया और बताया कि नया प्रेसिडेंट अनुभवहीन है और उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इंसोंग अब अपने सेक्रेटरी को अपना साथी मानने लगा था और उसे कंपनी में बनाए रखने का फैसला कर चुका था। किम सुंजू प्रेसिडेंट ने उसे चेताया कि छोटी सी दोस्ती पर भरोसा मत करना, मगर इंसोंग को एक पुराना वाकया याद आ गया। जब वो इंटरव्यू देने गया था और उस पर कॉफी गिर गई थी, तब शियान ने अपनी शर्ट उतारकर उसे दे दी थी। वही बात उसके दिल में बस गई थी। एक रात इंसोंग किम सुंजू के कहने पर उनके घर के बाहर एक औरत का पीछा करने की कोशिश में खड़ा था। जब उसने आलीशान बंगला देखा तो बोला, अगर मेरे पास 10 अरब होंगे तो मैं ऐसा बंगला खरीदूंगा। प्रेसिडेंट हंसते हुए बोले, 10 अरब में तो सिर्फ एक बेडरूम ही मिलेगा। तभी इंसोंग ने देखा कि प्रेसिडेंट का बटलर जल्दी में गाड़ी लेकर निकल रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा, उसका पीछा करो। शक था कि वो किसी गड़बड़ी में शामिल है। इंसोंग ने उसका पीछा किया और देखा कि वो एक कॉफी शॉप में किसी से मिल रहा है। जब अंदर गया तो चौंक गया, बटलर किसी सियान से मिल रहा था। ये देखकर प्रेसिडेंट ने इंसोंग को तुरंत घर भेजा एक जरूरी फाइल लाने। इंसोंग ने फोन से गेट खोला, सीसीटीवी फुटेज डिलीट की और स्टडी रूम में जाकर सेफ खोलने की कोशिश की, मगर वो खाली था। जब वो निकल रहा था तभी गलती से एक चीज गिरा दी, जिससे आवाज हो गई। आवाज सुनकर फीमेल बटलर दौड़ कर आई, लेकिन तब तक इंसोंग कार में छिप चुका था। तभी एक और बटलर आया और आवाज की खबर सुनते ही टूल्स उठाकर जांच करने लगा। तभी इंसोंग के फोन से हल्की बीप की आवाज आ गई, जिससे उसकी पोल खुल सकती थी, मगर प्रेसिडेंट ने फौरन एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया और फीमेल बटलर का ध्यान भटका दिया। थोड़ी देर बाद इंसोंग के फोन पर एक अनजान मैसेज आया, तुमने मेरी कॉल क्यों काटी? इंसोंग ने प्रेसिडेंट से पूछा, क्या ये तुम्हारा फोन है? प्रेसिडेंट ने हाँ कहा। उसने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। प्रेसिडेंट ने समझाया कि उनका सिस्टम पुराना है और होटल में ठहरना रिस्की हो सकता है, इसलिए इंसोंग को उनके घर में ही रहने को कहा। उधर शियान को एक पुरानी बात याद आई, जब बटलर ने उससे सीधे पूछा था, प्रेसिडेंट कहाँ है? और शियान ने झूठ बोल दिया था। अगले दिन क्या होने वाला है किसी को अंदाजा नहीं था। इंसोंग और सियान सीधे प्रेसिडेंट के घर पहुंच गए। इंसोंग बिना कुछ कहे सीधे उनके स्टडी रूम की ओर बढ़ा। ये देखकर मेल बटलर को शक हुआ और उसने पूछ लिया कि इंसोंग को स्टडी रूम के बारे में कैसे पता चला। इंसोंग ने चालाकी से जवाब दिया कि खुद जेवाई प्रेसिडेंट ने बताया था। फिर एक मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट और इंसोंग ने उस अनजान नंबर को ट्रैक करने की कोशिश शुरू की। इंसोंग ने सबके मोबाइल इकट्ठा किए और हर फोन पर उनका नाम लिखाया। जब उस अनजान नंबर पर कॉल की गई तो एक फोन बजा।
लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं था। सियान ने ये नोटिस किया ही था कि तभी वाइस प्रेसिडेंट कमरे में आ गए और सबको जाने को कह दिया। जब सभी कर्मचारी अपने अपने फोन ले गए, इंसोंग ने पूरी बात जेवाई प्रेसिडेंट को बताई। उन्हें शक हुआ कि शायद वाइस प्रेसिडेंट किसी को बचाने आए थे। उसी वक्त सियान ने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट इंसोंग से मिलना चाहते हैं। जैसे ही इंसोंग कमरे से निकले, सियान ने एक कागज निकाला जिस पर उसका नाम लिखा था। उसे फाड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। अब सियान को इंसोंग पर शक होने लगा था, क्योंकि वो हर वक्त वायरलेस ईयरफोन पहने रहता था और कुछ भी होते ही तुरंत अपना फोन चेक करता था। यही सोचकर सियान ने एक रिस्की स्टंट करने की सोची। उसने गाड़ी को तेज चलाया और अचानक ब्रेक मार दी। फिर सीधा सवाल दाग दिया, क्या तुमने प्रेसिडेंट को किडनैप किया है? इंसोंग हैरान रह गया और सफाई देने लगा। लेकिन सियान ने एक और सबूत दिखा दिया, प्रेसिडेंट के फोन का कवर जो इंसोंग के बैग से मिला था। तभी प्रेसिडेंट का फोन अपने आप अनलॉक हो गया और उसी वक्त एक कॉल गई और वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सियान ने उठाई। सियान को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद ये एआई की आवाज की नकल है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट ने एक ऐसा आवाज पड़ा जो सिर्फ वो और सियान जानते थे। तब जाकर सियान को यकीन हुआ कि प्रेसिडेंट की आत्मा उनके एक्सीडेंट के बाद एक सीपीयू में फंसी हुई है। अगले दिन इंसोंग सियान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सियान आए, इंसोंग खुशी से दौड़ता हुआ आया और एक ब्लूटूथ ईयरफोन निकालकर बोला, अब हम एक टीम है, और वो ईयरफोन सियान के कान में लगा दिया। सियान ने याद दिलाया कि अब वो कंपनी का प्रेसिडेंट है, इसलिए पीछे बैठना चाहिए। अब इंसोंग और सियान एक नए सुराग की तलाश में थे और तभी उन्हें गु चांगबू से जुड़ा एक अहम क्लू मिला। प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग में जुड़ गए और तीनों ने मिलकर तय किया कि गु चांगबू की कार पर नजर रखनी चाहिए। जब वो कार को फॉलो करते हैं तो एक मोड़ पर इंसोंग और सियान उसी गाड़ी को रुकने पीछे से टक्कर मार देते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, गु चांगबू और उसका सेक्रेटरी बाहर आते हैं। गु चांगबू मुस्कुराते हुए कहता है, सब कुछ नॉर्मल है। इंसोंग इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने का सुझाव देता है, लेकिन गु चांग वो उसे मामूली बात कहकर टाल देता है। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, सियान चुपके से कार का डैशबोर्ड कैमरा निकालती है, उसका मेमोरी कार्ड फोन में डालती है और वीडियो देखती है। और तभी वीडियो में एक और कार दिखती है जो गु चांगबू की गाड़ी के पास रुकती है। जूम करने पर जो चेहरा सामने आता है वो था खुद राष्ट्रपति का था। अब इंसोंग की अग्नि परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया गया था। बहुत सारे पत्रकार प्रेसिडेंट का समर्थन करते हैं और उनकी योजना होती है कि अगर इंसोंग किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। लेकिन इंसोंग चालाकी से जेवाई प्रेसिडेंट की बातों को ध्यान से सुनता है और बस उन्हीं की बातें दोहराता है, जिससे वो हर सवाल का सही जवाब दे देता है। तभी प्रेसिडेंट जान जाता है। वो इंसोंग के वायरलेस ईयरफोन निकालकर उन्हें पानी से भरे गिलास में फेंक देता है। अब इंसोंग के पास कोई गाइडेंस नहीं बचती। तभी एक पत्रकार मुश्किल सवाल पूछता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से बहुत सारी नौकरियां उड़ जा सकती हैं और एआई कंट्रोल से बाहर हो सकता है, क्या ये मानवता के लिए खतरा नहीं? इंसोंग पहले घबरा जाता है, लेकिन तभी उसे जेवाई प्रेसिडेंट की वो बात याद आती है जब उन्होंने पूछा था, तुम जानते हो हमारी कंपनी का नाम युवांग क्यों रखा गया? उस वक्त इंसोंग के पास कोई जवाब नहीं था। तो प्रेसिडेंट ने उसे टर्मिनेटर फिल्म की एक मिसाल दी थी। उसी बात को याद कर इंसोंग आत्मविश्वास से जवाब देता है, अगर कभी सुपर इंटेलिजेंट एआई बना तो वो मानवता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हमारी कंपनी का मिशन है कि टेक्नोलॉजी और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखे और भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक गाइडिंग लाइट बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंसोंग को नए ईयरफोन मिलते हैं और वो फिर से जेवाई प्रेसिडेंट से जुड़ जाता है। एक दिन शियांग का एक पुराना कसदान आता है जो एक गैंगस्टर टाइप आदमी होता है और 50 मिलियन वॉन की मांग करता है। ये देखकर इंसोंग तुरंत शियांग का कर्ज चुकाने की पेशकश करता है। गैंगस्टर उसे धमकाता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। शियांग गुस्से में पूछती है कि वो उसका कर्ज क्यों चुका रहा है, तो इंसोंग मुस्कुराकर कहता है, जेवाई प्रेसिडेंट ने कहा था कि तुम हमारी कंपनी की सबसे वफादार, स्मार्ट और स्किल्ड एम्प्लॉय हो, और अगर हम सिर्फ एक छोटी गलती पर तुम्हें निकाल दें तो ये हमारी हार होगी। उस रात इंसोंग एक भयानक सपना देखता है जिसमें वो कंपनी को दिवालिया कर देता है और सभी कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। डर के मारे वो जागता है और तय करता है कि अगर उसे एक अच्छा सीईओ बनना है तो